आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 22वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 21 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ घंटे पहले पुलकित सिद्धार्थ के साथ खड़ा हुआ कुछ बात कर रहा था। तभी गिन्नी भी उस ओर आ गई। उसने आते ही पूछा, आखिर यह सब क्या चल रहा है? चहक कहाँ है? कोई कुछ बताएगा मुझे? पुलकित, तुमने तो कहा था कि वह आज यहाँ आएगी। फिर डॉक्टर ने कैसे कहा कि चहक अभी तक ठीक नहीं हुई है? क्या था वह? उसी का तो कुछ पता नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। मतलब? गिन्नी ने अचंभित होकर पूछा। सिद्धार्थ ने गिन्नी को जवाब दिया, मतलब चहक गायब है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वह ऐसे कहाँ चली गई। नहीं, वह ऐसे कहीं नहीं जा सकती है। पक्का कुछ न कुछ तो है जो दिख नहीं रहा है। पुलकित, सिद्धार्थ, आज कोर्ट की हियरिंग थी। सबको पता था कि चहक का यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। फिर ऐसे उसका हियरिंग से पहले गायब होना। मैं तो उसी के पास ही था सुबह तक। क्या तुम थे वहाँ? दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, पर फिर अर्जेंट काम आ गया जिस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। उसने ठीक से मुझसे बात भी नहीं की। पता नहीं अब किस हाल में होगी। उसकी हालत तो वैसे ही खराब थी। अभी तो ठीक होनी शुरू हुई थी और अब ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पुलकित ने बेंच पर बैठते हुए अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों से आंसू आते देखे तो उसे संभालते हुए कहा, पुलकित, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। आखिर तुम्हें ही तो चहक को ढूंढना है। पुलकित, सिद्धार्थ, थक गया हूँ अब मैं चहक के लिए इस दुनिया से लड़ते हुए। अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। गिन्नी ने पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुलकित, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चहक ने भी तो बहुत कुछ सहा है और क्या पता वह अभी कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता। तो तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? तुम्हें उसको ढूंढना ही होगा। पुलकित ने एकदम से खुद को संभालते हुए मजबूत इरादे करते हुए बेंच से खड़े होकर गिन्नी और सिद्धार्थ से कहा, ठीक कहा तुम दोनों ने। मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता हूँ? मुझे जल्दी से जल्दी चहक को ढूंढना होगा। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है जो मुझे टूटने दे। मेरा प्यार ही मेरी हिम्मत, मेरा साहस है। फिर चाहे भगवान हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन उनको मेरा प्यार मजबूर कर देगा हमारा साथ देने के लिए। कहते हुए उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और शंकर के पास फ़ोन लगाया। हेलो, कुछ पता चला शंकर? सर, अभी तक तो कुछ नहीं। वह जिस पार्क में गई थी वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहाँ आसपास पूछताछ भी की पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। सब कह रहे हैं कि उन्होंने चहक को नहीं देखा। लेकिन लेकिन क्या शंकर? तुम तो कम से कम मेरे शब्द का इम्तिहान मत लो। जो बोलना है सीधा सीधा बोल दो। शंकर, जी सर, वह मैं बस यह कह रहा था कि उस पार्क के पास एक पोस्ट ऑफिस है जिसकी सेकेंड फ्लोर के सीसीटीवी से पार्क का सब कुछ दिखता है। अभी पता चला है। तो सर, मैं बस वही देखने जा रहा हूँ। बाकी आने के बाद आपको रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तुम देखाओ। हाँ सर। एक बात और। बोलो शंकर, पहेलियाँ मत बुझाओ। वहाँ के विजिटर के एंट्री रजिस्टर में मैंने चेक किया है तो पता चला सुबह चहक से चौधरी जी मिलने आए थे। सर, हो ना हो, मुझे तो इस समय चौधरी जी का ही हाथ लग रहा है। हो सकता है शंकर, इसमें चौधरी जी का हाथ हो। लेकिन शंकर, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ न कुछ सबूत इकट्ठा करना होगा, क्योंकि चौधरी जी बहुत बड़ा आदमी है। उस पर ऐसे शक के आधार पर हाथ उठाना अच्छा नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है कि चौधरी का हाथ इन सब में नहीं है, क्योंकि अगर उसका हाथ होता ना तो वह यूं खुलेआम आकर रजिस्टर में एंट्री नहीं करता। पर इस समय कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक काम करो, मानिक को चौधरी के पीछे लगा दो। वह उस पर कड़ी नज़र रखे। अगर कुछ भी संदिग्ध लगा तो उसे कहना कि मुझे इन्फॉर्म करे। हाँ सर, यह तो आपने सही कहा। मैं अभी मनिक को इस बारे में कह देता हूँ। तभी पुलकित ने अपने फ़ोन को वाइब्रेट होते देखा। कॉल उसकी माँ की आ रही थी। उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे अस्पताल लाने के लिए कहा था। चहक के मिसिंग के चक्कर में वह भूल ही गया था। उसने शंकर से कहा, ठीक है शंकर, तुम पता करो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना। कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया और अपनी माँ का फ़ोन उठाया। हेलो माँ। पुलकित, अभी भी कोर्ट में ही है क्या तू? हॉस्पिटल क्यों नहीं आया अब तक? नाराज है बेटा क्या? तेरी माँ को इस समय तेरी ज़रूरत है। कम से कम उनके लिए नहीं तो मेरे लिए ही आ जा। ठीक है माँ, मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी गिन्नी और सिद्धार्थ ने उससे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए एक साथ पूछा, कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं। हाँ, पर मैं पता लगा लूँगा। तुम दोनों फिलहाल घर जाओ और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ।
ठीक है, लेकिन पुलकित अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। ठीक है। कुछ देर बाद वह दोनों घर के लिए निकल गए और पुलकित हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी माँ रूम के बाहर ही बैठी थी। उन्होंने उसे देखकर कहा, पुलकित, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, उनकी तबीयत कैसी? वह अब ठीक है। माँ, वह डॉक्टर? हाँ, वह मैंने उनसे बात कर ली है। यह 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पुलकित के फ़ोन पर एक बार फिर कॉल आई। कॉल कमिश्नर की थी। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, गुड आफ्टरनून सर। अब आफ्टरनून में गुड ही क्या बचा है? पुलकित, सब तुम्हारी मेहरबानी है। क्या हुआ सर? चेहक कहाँ है? सर, वह हॉस्पिटल। जज पर खेला गया दाव मुझ पर मत खेलो। सब पता लगा चुका हूँ। सर, मैं बस आपको इन्फॉर्म करने ही वाला था। अच्छा, कब करते आप? रियली सॉरी सर। अब सॉरी कहने का क्या फ़ायदा? बात तो तुम्हें किसी की सुननी नहीं है। अब जो तुम्हें कहना सुनना होगा वह डिपार्टमेंटल कमेटी के सामने बोलना। मैं तो तुम्हें समझा नहीं पाया, शायद वही समझा ले तुम्हें। पर सर, परवर कुछ नहीं। और यह केस भी अब तुम नहीं हैंडल करोगे। यह केस दूसरे बंदे को दे रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भला? क्यों नहीं कर सकता? सर प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते पुलकित। सर, आपसे मैं फर्स्ट और लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अगर मैं चेहक को नहीं ढूंढ पाया ना तो क्या? सर, दिस विल बी माई लास्ट केस। इसके बाद मैं खुद ही इस केस से ही नहीं बल्कि इस जॉब से भी इस्तीफा ले लूँगा। यह तुम क्या कह रहे हो? उस मामूली सी लड़की के लिए तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे, जिसे पाने के लिए आज भी कितने नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? पता भी है तुम्हें? सर, अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे जिसकी चाहत है ना, वह शायद आप नहीं समझ पाएंगे और शायद मैं भी आपको ना समझा पाऊँ। आखिर उस लड़की जिसने मर्डर किया है, वह भी किसकी? अपने पति की। यहाँ तक कि सारे एविडेंस भी क्लियर है उसके खिलाफ। फिर भी तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो तो समझ सकता हूँ कि वह तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। वह पहले ही समझ गया था, तभी तो तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा। पर पुलकित, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी टू। ऊपर से प्रेशर है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सर, आई प्रॉमिस आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक यकीन दिखाया है तो एक आखिरी बार और, मैं आज शाम तक चहक को ज़रूर ढूंढ लूँगा और सीधा आपके पास ले आऊँगा। ओके, यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे उस सेंटर ही ले जाना जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया है। पुलकित ने कान से फ़ोन हटाया तो देखा किसी अननोन नंबर से उसे लगातार कॉल आ रही थी। उसने सर से बात खत्म करते ही कॉल बैक की। कुछ समय बाद मिस्टर गिल के वहाँ से बाहर जाते ही दोनों लड़कों ने पेट्रोल कमरे के चारों तरफ छिड़क दिया और फिर बड़ी ही सावधानी से उनमें से एक लड़के ने लाइटर जलाया और उस रूम की तरफ फेंक कर दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो गए। थोड़ी ही देर में रूम के चारों ओर आग की लपटें फैल गई। मिस्टर गिल ने बाहर से अपनी गाड़ी का शीशा खोल शैतानी हंसी के साथ कहा, लो चहक, कर दी तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी। अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए, कहकर वह वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। ज्वाला धधक चुकी थी। चहक के चारों ओर बस आग की लपटें थी। उसने अपनी आंखें उस समय बंद कर रखी थी जिनमें उसको बस पुलकित का चेहरा ही दिख रहा था, जिसे सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह जानती थी यह उसकी जिंदगी का अंतिम लम्हा था। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट लिए वह मौत का दामन था और मरने को तैयार थी। तभी उसने गर्म आहटों के बीच अपने हाथों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। उन हाथों ने उसके हाथों को खोलना शुरू किया और कोई उसका नाम लेकर पुकारते हुए उसे झंझोर रहा था। चहक, चहक, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चहक ने जैसे ही अपना नाम जानी पहचानी आवाज में सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और खुद में ही बोली, तुम्हारे दूर जाने का एहसास पुलकित, देखो मुझे तुम्हारे कितने पास ले आया है। अब तो बस तुम ही तुम दिख रहे हो। लेकिन उसे आवाज़ अब जोरों से आने लगी तो उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने पुलकित खड़ा था, जिसको देखकर वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा उससे लिपट गई। पुलकित ने भी उसको इस एहसास में अपनी आगोश में ले लिया। पुलकित उस पल को अपने रोम रोम में बसाकर पूरी तरह जी लेना चाहता था। वास्तविकता को परे रखकर वह नहीं जानना चाहता था अगला पल कैसा होगा।
उसके लिए यह पल अब तक जिए हर लम्हे से बेहद खूबसूरत था। और हो भी क्यों ना, यह पहली बार ही तो था जब चहक ने उसे खुद से गले लगाया था, जो पिछले कुछ समय से उसे पहचान ही नहीं रही थी। वह दोनों एक दूसरे को इस तरह जकड़े हुए थे जैसे किसी पेड़ पर लता की टहनी। तभी एकदम से चहक की पकड़ ढीली होती गई। पुलकित ने उससे दूर होकर देखा, वह बेहोश हो चुकी थी। उसने रूम के चारों ओर देखा तो आग अब तक आधे रूम में फैल चुकी थी। उसने चहक से कहा, चहक उठो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा पुलकित तुम्हारे ही पास है। कहते हुए उसने उसको अपनी बाहों में उठाया और तेजी से खुद को और उसको आग से बचाते हुए दरवाजे पर जूते के वार से उसे गिरा दिया और तेजी से चहक को बाहर ले आया, जहां उसे खुली हवा में लाकर जमीन पर लिटा दिया। चहक की आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। पुलकित को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। उसने चहक को झंझोरा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आसपास उसने अपनी चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे कोई नजर नहीं आया। आता भी कैसे? वह एक सुनसान जगह थी। उसके अब तक हाथ पैर फूलने लगे। वह वहां से हड़बड़ी में भागकर अपनी गाड़ी के पास आया और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से पानी की बोतल ले आया। उसने बोतल से चहक के मुंह पर पानी के छींटे डाले। पानी डालने से वह होश में आ रही थी, जिसे देखकर पुलकित की जान में जान आई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने पुलकित को पाया, जो उसके चेहरे को हाथ में लेकर उसका नाम पुकार रहा था। एकदम से वह उठकर बैठ गई। पुलकित ने उससे पूछा, चहक तुम ठीक तो हो ना? अगर कुछ भी सही फील नहीं हो रहा है तो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वह क्या कर रहा है। चहक ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और वहां से खड़ी होते हुए कहा, क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। आखिर इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिलती। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से, अब नहीं सहन होता मुझसे, इसलिए मर जाने दो मुझे। कहकर वह अंदर की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी पुलकित ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, चहक हो क्या गया तुम्हें? मरने की बात कैसे कर सकती हो तुम? पता भी है, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भगवान का करम है मुझ पर कि तुम ठीक हो, और कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें मर जाने दिया होता। कहने से पहले कभी सोचा तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? मैं यहाँ तुम्हारे लिए दिन रात एक करके लगा हुआ हूँ, ताकि तुम पर लगे आरोपों को खारिज साबित करवा दूँ। क्या मैं यह सब इस दिन के लिए किया ताकि तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुन सकूं? खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ किया या फिर सोचा तो। चहक ने भरे गले से कहा, तो बोलो, अब जीने के लिए बचा ही क्या है? यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी, कि मैं इस दुनिया के लिए बस एक कातिल हूँ, बस कातिल, और यही रहूंगी। अब तुम्हारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और चले जाओ मुझसे दूर। मेरे साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिया मुझसे नहीं जाएगा और मरने तुम नहीं दे रहे। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? पुलकित उसके पास आया और उसके हाथों को थामकर उसे एक साफ जगह पर बैठाते हुए पीने के लिए पानी की बोतल उसके हाथों में थमाते हुए उसकी आंखों से निकल रहे आंसुओं को घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से साफ करने लगा। उस समय पुलकित चहक को शांत कराना चाहता था, इसलिए उसने प्यार से उससे कहा, जानना चाहती हो ना मुझे तुमसे क्या चाहिए? तो सुनो, मैं तुमसे वह अपनी पहली वाली चहक चाहती हूँ, जो झल्ली थी। वह कभी हार मानने की बातें नहीं करती थी। क्या मुझे कभी वह चहक मिलेगी जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती थी, जिसको इस दुनिया से नहीं सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब था? वह चहक जो मेरे से बात बात पर लड़ा करती थी। तुम जानती हो तुम्हारा यह रवैया मुझे कितना हर्ट करता है। चहक ने मन में कहा, जानती हूँ पुलकित कि मैं तुम्हें बहुत हर्ट करती हूँ अपने इस रवैये से, पर क्या करूँ जब पता है कि तुम्हें मेरे साथ सिर्फ दुख मिलेगा। कभी भी खुश नहीं रहोगे तुम मेरे साथ, तो तुम्हें ताउम्र तकलीफ देने से अच्छा यही है कि कुछ समय की तकलीफ दे दूं, ताकि तुम मुझसे नफरत करो और यहाँ से चले जाओ। तुम मेरी जैसी लड़की नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, इसलिए अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। बस यही चाहती हूँ मैं। उसके लिए मुझे तुम्हें कितनी भी तकलीफ देनी पड़े तो मैं दूंगी, क्योंकि किसी के पैरों की धूल कभी सर का ताज नहीं बन सकती। हर्ट सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी होती हूँ, पर तुम्हारी भलाई के लिए यह भी सही है। चहक ने एकदम से सख्त होते हुए कहा, हो कौन तुम पुलकित, जो मेरे पर इतना हक जता रहे हो? लगते क्या हो मेरे, जो मुझसे हर्ट हो जाते हो? पुलकित ने उसके कंधे पकड़कर बोला, चहक तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? यह बात मुझसे नहीं, अपने इस धड़कते दिल से पूछो,
फिर इस बात का जवाब तुम्हें खुद से मिल जाएगा। हुआ क्या है तुम्हें जो मुझसे ऐसी बात कर रही हो? मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहते हुए चहक की आंखों से आंसू की धारा एक बार फिर बहने लगी। लाख समझाने पर भी दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों के आंसू देखकर पुलकित अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चहक को कैसे समझाए, क्योंकि वह तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उसने तो बस एक ही बात की रट लगा रखी थी कि उसको उसके हाल पर छोड़ दूं। आखिर कैसे छोड़ दूं, वह भी ऐसे अकेले, जब चहक को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पुलकित को समझ नहीं आ रहा था कि वह चहक को कैसे समझाए। वह फिलहाल मेरी कोई भी बात क्यों सुनने को तैयार नहीं है। किसी ने पीछे से तभी आकर कहा, चहक बेटा तुम ठीक तो हो ना? चहक को आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। वह आवाज़ की तरफ पीछे मुड़ी तो सामने उसकी माँ, टीना और रवि खड़े थे। उनको देखकर चहक कुछ बोल नहीं पाई। अभी भी उसकी आंखों से बस आंसू की धारा बहे जा रही थी। चहक को कुछ बोलते ना पाकर उसे शांत कराने के लिए वह तीनों आकर चहक के गले लग गए। पर फिर भी जब वह शांत नहीं हुई तो उसकी माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा माफ़ कर दे अपनी माँ को। तेरे साथ अब तक यह जो कुछ भी हुआ है ना कहीं इस सब की गुनहगार मैं ही हूँ। आज मैं सही होती तो तुम्हारी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं होती। चहक ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उनकी तरफ देखकर टीना ने अपनी मम्मा की बात को पूरी करते हुए चहक के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ दी, माँ के साथ साथ अगर आप मुझे भी माफ़ कर पाएँ तो मुझे भी कर दीजिए, जिसके लायक मैं बिल्कुल हूँ तो नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको गलत ही समझा है। आपसे हमेशा बेवजह जलस होती रही, सोचती रही कि माँ आपसे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं। कभी यह समझ ही नहीं पाई कि अंकल के जाने के बाद आपको मम्मा के साथ की कितनी ज़रूरत थी। पर कहीं न कहीं मेरी वजह से उस समय आप हम सब के होते हुए भी कितनी अकेली थी। हमेशा मैं आपसे नफ़रत ही की, पर देखो आज मेरी नफ़रत मुझे कहाँ ले आई। खुद से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रही। कहते हुए टीना भी रोने लगी। चहक को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह मेरी टीना ही है, जिसे आज तक उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और आज वह उसके पास आकर उसकी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। थोड़ी ही देर पहले वह आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार थी। अब उसे भी अपनी ज़िंदगी में लगा कि कोई है उसका अपना पुलकित के अलावा। वैसे तो यह सब किसी सपने से कम नहीं था, पर तो अब यही सच था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टीना ने चहक को यूं शांत देखकर बोला, जानती हूँ दी, जितनी आसानी से मैंने कह दिया ना, उतना भी आसान नहीं है आपको माफ़ करना। आप अगर माफ़ नहीं भी करेंगी तो भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। चहक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, टीना तुम पागल हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी वजह से। देखो मैं एकदम भली चंगी तो हूँ, और अपने भाई बहन को देखकर तो बल्कि और ज़्यादा ठीक हूँ। तुम दोनों मेरी जान हो जान। माफ़ तो मैं तुम्हें तब करूँगी ना जब मैं तुमसे खफा होंगी। बहुत बड़ा दिल है आपका। मैंने इतना कुछ किया आपके साथ, पर फिर भी आप मुझसे ऐसी बात कर रही हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। दी, आई एम रियली सॉरी। कहते हुए उसका गला भर आया। चहक ने उसे अपने पास खींचते हुए उसको गले से लगा लिया। तभी रवि ने कहा, अकेले अकेले ही लगता है बहन मिलने के बाद अब मेरी तो जैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तेरी ज़रूरत नहीं है? तू तो मेरा प्यारा भाई है, जिसके बगैर मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। उसे अपनी तरफ खींचते हुए चहक ने कहा, चल आजा नौटंकी बंद कर, यह हुई ना बात। कहते हुए वह भी चहक के गले लग गया। उन तीनों को यूं गले लगे देखकर मिसेज गिल आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। तभी चहक ने भरे गले से कहा, माँ आप कहाँ जा रही हो? गले नहीं लगाओगी इस बेटी को? तरस गई हूँ आपकी आंचल में आने को। आज मिसेज गिल ने चहक के मुंह से माँ बहुत सालों बाद सुना था, नहीं तो वह हमेशा उन्हें मिसेज गिल ही कहती आई थी। वह नम आंखों से चहक की तरफ बढ़कर उसके गले लग गई। चहक भी उनसे लिपट कर रोने लगी। उन दोनों को ऐसे लिपटे देखकर तीनों ही खुश थे। मिसेज गिल ने कहा, नहीं छोड़ूंगी उनको, जिन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मारने की कोशिश की है। चहक ने अलग होते हुए कहा, माँ आपको सब पता है क्या? तभी पुलकित ने बताया, शायद तुम नहीं जानती हो, जो मैं तुम्हें बचा पाया यह सिर्फ और सिर्फ मिसेज गिल और टीना की वजह से ही बचा पाया। इन दोनों ने मिस्टर गिल को गुंडों से बात करते हुए सुन लिया था, और इन दोनों ने ही मुझे उनके सारे प्लान और जगह के बारे में बताया। टीना, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पापा अपनी फैमिली रेपुटेशन के चक्कर में इतना गिर जाएंगे। मिसेज गिल, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी।
आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की। पुलकित, आंटी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर फिलहाल सच यह है कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में हमने यह प्रूव किया है कि चहक अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल में ही थी। तो हम मिस्टर गिल को चाहकर भी सजा नहीं दिला सकते। पुलकित की बात पर विचार करने के बाद मिसेज गिल ने कहा, अगर कानून उनको सजा नहीं देगा ना, तो कोई नहीं बेटा, हम तो दे सकते हैं उनको सजा। आप दे पाएंगी उनको सजा? आई मीन, है तो आपके हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड है मेरे, पर इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि उनकी की हुई गलत बात भी स्वीकार है मुझे। अब तो बिल्कुल भी नहीं। जब बात मेरे बच्चे की है, एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने बच्चे का दुख स्वीकार नहीं, चाहे वह उसके पति ही क्यों ना हो। सजा तो उनको मैं दूंगी, और उनकी सजा यह होगी कि जिस फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने यह सब किया, वह फैमिली ही अब उनके साथ नहीं रहेगी। तब उन्हें अपने गलत होने का एहसास होगा, और यही चहक के साथ इंसाफ होगा। चहक, नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैं चाहती थी वह अब सब कुछ तो मिल चुका है। आज मुझे अपना परिवार मिल गया, वह भी उनकी वजह से। मुझे तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि शायद अगर वह यह सब नहीं करते तो कभी मुझे मेरी फैमिली मिलती ही नहीं। अब मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। बेशक अब मुझे अदालत मौत की सज़ा ही क्यों ना दे दे। रवि ने कहा, नहीं दी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वैसे पुलकित भैया है ना, मुझे इन पर पूरा यकीन है, यह आपको बचा लेंगे। तभी पुलकित ने कहा, बिल्कुल, रवि ने जो कहा है सही कहा। मेरे होते हुए मैं चहक को कुछ नहीं होने दूंगा। पुलकित के कहे शब्द चहक के जहन में जा बसे। वह सोचने लगी, आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। सबके सामने मैं कितना ही खुद को हंसता हुआ दिखा लूं, पर सच तो यह है कि मैं कभी अब अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। खुद तो मैं दर्द सह लूंगी, पर तुम्हें उस दर्द में जीते हुए नहीं देख पाऊंगी। हाँ, चाहती थी कभी मैं तुम्हारा साथ, पर अब नहीं। पुलकित ने चहक को देखते हुए कहा, जैसे वह उसके अंतर्मन में उठ रहे भावों से पूरी तरह वाकिफ था। हाँ, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल मुझे चहक को वापस हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ठीक है, यह भी ज़रूरी है। तुम्हें भी प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। हम चहक से वही मिल लेंगे। तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। नहीं माँ, आप वहाँ नहीं आएंगी, मुझे अब अकेले ही वहाँ जाना होगा। किस्मत में लिखा होगा तो आपसे जल्दी मिलूंगी। बेटा, ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि हम नहीं आए तो नहीं आएंगे, पर देखना, तू जल्दी ही वापस हम सबके साथ घर पर होगी। चहक फिर एक बार अंतर्मन से जूझ गई। पता है, अब शायद मैं आपसे कभी न मिल पाऊँ। इतने गंभीर आरोप में मरना तो तय है मेरा। एक बार आपको यूं हंसते देख लिया और कुछ नहीं चाहिए। थैंक गॉड, आपने आज इतनी खुशियाँ दे दी, अब कोई शिकन नहीं रहा। कुछ देर बाद चहक के साथ पुलकित गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। पुलकित का मन बेताब था चहक से बात करने के लिए, पर अंदर अभी एक झिझक थी जो उसे रोक रखी थी, और दूसरी तरफ चहक भी उसकी तरफ देख नहीं रही थी, जिससे उसे लगा कि चहक भी उससे बात करना नहीं चाह रही है। वह बात करने के लिए जब खुद को तैयार नहीं कर पाया, तो उसने अपने फ़ोन को कनेक्ट करके अपनी प्लेलिस्ट में से एक अच्छा सा गाना चलाना ही ठीक समझा, जिसमें उसके दिल के निकले शब्द राग बनकर बाहर आ रहे थे। आवाज़ को तेज करते हुए उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, मैं इश्क उसका, वह आशिकी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। चहक ने गाने के बोल को सुनकर पुलकित को देखा, जो उसे ही देख रहा था। तभी चहक ने एकदम से वह गाना बंद कर दिया और कहा, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। जबकि सच तो यह था कि वह उस गाने के बोल को अच्छे से समझ रही थी, पर वह और सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वह आगे सुनती तो अपने जज्बातों को और छुपा नहीं पाती। चहक के रवैयों को देखते हुए पुलकित ने अपने मन में कहा, आखिर कब तक इस सच्चाई को मानोगी तुम? मैं यह अच्छे से जानता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वह तुम भी फील करती हो, फिर ऐसे क्यों कर रही हो? पुलकित ने हॉस्पिटल के सामने पहुंचते ही ब्रेक दबाया, जिसके बाद चहक उतरने लगी। पुलकित से अब चहक की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपना हाथ उसके आगे करके उसे रोकते हुए एकदम से कहा, रुको चहक। चहक को पता था कि पुलकित क्या कहने वाली है, इसलिए वह उसकी तरफ बिना देखे गाड़ी के दरवाजे को खोलने लगी। मैंने कहा ना रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कहकर वह गाड़ी से उतर गई।
पुलकित को चहक का यूं नज़रअंदाज करके जाना अच्छा नहीं लगा। वह भी अगले ही पल झटके से गाड़ी से उतरा और गुस्से से चहक के दोनों हाथों को पकड़कर अपने करीब लाते हुए तेज आवाज में बोला, समझ नहीं आता क्या? आखिर कब तक ऐसे भागोगी खुद से? तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारे इस रवैये से कितनी तकलीफ पहुंचती है, फिर भी जानबूझकर करती हो। पूछ सकता हूँ क्यों? चहक पुलकित की पकड़ से भागना चाहती थी, सवालों के जवाब देने से कन्नी काट रही थी। जब पकड़ से न छूट पाई तो चुपचाप पुलकित की आंखों के झरोखे में झांकने लगी, जिसमें वह खुद को ही उसे दर्द देती महसूस कर रही थी। पुलकित चहक को अपनी तरफ देखता पाकर बोला, सबको माफ कर चुकी हो तो मुझे क्यों नहीं आने देती मुझे अपनी जिंदगी में? क्यों चहक, क्यों? है कोई जवाब? सुनो, मैं नहीं चाहता इस बार भी हमारी किस्मत हमें धोखा दे दे। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारा यह दृष्टिकोण सब पर पानी फेर देता है। बताओ क्या करूं? चहक ने पुलकित की इतनी ऊंची आवाज आज पहली बार ही सुनी थी, जिस कारण वह डरने लगी और उसके शरीर में एकदम से कपकपी बढ़ गई और वह उसी पल बदहवास हो गई। उसको बेहोश होता देखकर पुलकित भी डर गया और चहक चहक पुकारते हुए उसे झंझोरने लगा। चहक का कुछ जवाब न आने पर वह उसको अपनी बाहों में भरकर डॉक्टर की तरफ भागा। एकदम से वहां के स्टाफ ने देखा तो चहक के लिए स्ट्रेचर दौड़कर ले आई और पुलकित ने उसको उस पर लिटा दिया। नर्स वहां से भागते हुए डॉक्टर को बुलाने लगी। डॉक्टर भी तुरंत आ गया। पुलकित को बाहर रुकने को बोला गया। वह वार्ड के बाहर ही चक्कर काट रहा था। डॉक्टर जैसे ही वार्ड से बाहर निकला तभी पुलकित ने फौरन उन तक पहुंचकर पूछा, डॉक्टर कैसी है वह? ठीक है, अब खतरे से बाहर है। उनको माइनर अटैक पड़ा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई हैं। पर क्या मैं जान सकता हूँ लास्ट टाइम उसके साथ ऐसे क्या हुआ था जिससे उनकी हालत ऐसी हो गई है? याद रहे, जो भी इनके साथ हुआ है यह दोबारा कभी ना हो, क्योंकि वह अभी रिकवरी वाली एज में है, तो अभी वह ठीक है। लेकिन ना जाने कब वह कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ अनहोनी हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। ठीक है डॉक्टर, ध्यान रखूंगा। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? ऑफ कोर्स मिल सकते हो, लेकिन वह फिलहाल बेहोश है। पुलकित जब चहक के पास गया तो उसकी आंखें बंद थी। वह उसकी बगल में जा बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पुलकित की आंखें अभी नम थी और वह भरे गले से बोला, चहक मुझे माफ कर दो। यह सब मेरे गुस्से की वजह से हुआ है। मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। एक बार भी तुम्हारी हालत के बारे में नहीं सोचा कि तुम किस हाल से गुजर रही हो। खामखा गुस्सा कर दिया तुम पर। सब मेरी गलती है और मेरी इस गलती की सजा यही होगी कि अब मैं तुम्हारे सामने तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूँगा। उसके बाद उसने चहक को कुछ पल तक देखा और किसी को फ़ोन करने के बाद वह वहाँ से कमिश्नर ऑफिस के लिए निकल गया। चंद दिनों बाद पुलकित आज केस की सुनवाई के बाद अपने घर के गेट पर खड़ा था। कुछ सोचते हुए वह वहाँ से जैसे ही अंदर पहुँचा, जानू भागकर उसके पैरों से लिपट गई। पुलकित ने उसको अपनी गोद में उठाया और सीने से लगा लिया और उसके माथे पर किस किया, जिसके बाद उसने उसकी तरफ अपना गाल बढ़ा दिया। जानू ने किस करते हुए कहा, मिस यू पापा। पुलकित ने कहा, मिस यू मेरा बच्चा। कहते हुए वह उसे गोद में ही लिए जैसे अंदर गया तो उसकी नज़र अपने पापा पर गई। पुलकित ने जानू को गोद से नीचे उतारा और कहा, जानू अपने रूम में जाओ, पापा वहाँ आ रहे हैं। उसके बाद जानू अपने रूम में चली गई। पुलकित ने आगे बढ़कर उनके पैरों को छूते हुए कहा, पापा कैसी तबीयत है आपकी? यह सुनकर दिलीप जी एकदम शॉक्ड रह गए। आखिर पुलकित ने इतने दिनों बाद उनसे पापा जो कहा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों के नीचे काले धब्बे, गाल चिपक गए हैं और कितने दुबले पतले भी हो गए हो। पुलकित को तो कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने कह दिया, पापा मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको दीदी की मौत का दोषी समझता रहा और आप एकदम से। दिलीप जी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा पुरानी बातों को छोड़ो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है। तभी जानू अपने रूम से आई और पुलकित और उसके दादाजी को रोते हुए देखकर अपनी तोतली सी आवाज़ में बोली, आप दोनों इतने बड़े होकर रो रहे हो, आपको किसने मारा है? बताओ मुझे। जानू अभी उसकी क्लास लगा लेगी, दादी ने तो नहीं। एकदम से वह दोनों उसकी बात सुनकर हंस दिए। माया जी तभी चाय बनाकर ले आई और जानू के कान खींचते हुए बोली, शैतान, दादी की क्लास लगाएगी? दादू, पापा बचाइए ना, आउच, दर्द हो रहा है।
कहते हुए वह माया जी की ढीली पकड़ से भाग निकली और हंसते हुए कहने लगी, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चहक भी अब तक ठीक हो गई थी, पर पुलकित उस दिन के बाद चहक से मिलने नहीं गया और खुद को थाने के काम में बिजी रखा, ताकि उसको चहक की याद कभी ना आए। पर कहते हैं ना, जिसको हम भूलना चाहते हैं वह सबसे ज्यादा याद आता है। पर फिर भी पुलकित खुद से किए हुए वादे को अच्छे से निभा रहा था। वादे के अनुसार चहक को खुद से बहुत दूर कर लिया था। यहाँ तक कि उसने चहक के केस को कमिश्नर सर के कहे अनुसार दूसरे ऑफिसर के हाथों में टेक ओवर भी कर दिया। अब जो भी पेपर वर्क, जांच पड़ताल थे, वह दूसरा ऑफिसर ही करता था। यह करना पुलकित के लिए आसान तो नहीं था, पर दिल पर पत्थर रखकर चहक के लिए उसने यह भी मंजूर किया। जहाँ एक तरफ पुलकित बेजान था, वहीं दूसरी तरफ चहक का हाल भी कुछ अलग नहीं था। कम से कम पुलकित को पता था कि वह चहक से दूर क्यों है। पर चहक जिस दिन से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलकित अभी तक उससे मिला क्यों नहीं है। उसकी आंखें अब बस पुलकित को ही तलाशती रहती थी। चहक पहले ही इतने दिन से पुलकित की आंखों के सामने रहकर उससे बेशक कर्कश बातें करके उसे बेरुखी ही जताती थी, पर कहीं न कहीं उसके मन को शांति मिलती थी कि कम से कम है तो वह उसकी आंखों के सामने। पर अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलकित अभी तक उसके पास क्यों नहीं आया। वैसे तो बीते 5 सालों में उसने बोलना पहले ही कम कर दिया था, पर अब तो चैक ने अपनी हालत ऐसी बना ली थी कि होठ भी सिल गए थे। उससे कोई कई बार कोई बात पूछते तो एक बार जवाब देती। इन दिनों वह फिलहाल डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में ही रह रही थी, वरना कानूनी तौर पर उसे जेल में रहना पड़ता, जो कि पुलकित को मंजूर नहीं था। इसलिए उसने केस टेकओवर से पहले ही यह शर्त रखी थी कि उसे कैदी का ट्रीटमेंट ना दिया जाए। वही उसकी माँ पायल, टीना और रवि उस दिन से गिल मेंशन नहीं गए थे। वह वहां से आने के बाद चहक के चाचा के सुल्तानपुर वाले बंगले में आकर रहने लगे। मिस्टर गिल परिवार की बेरुखी को देखते हुए अपने किए पर पछता रहे थे। उन्होंने चहक से तो कोई बात नहीं की, पर बाकियों को मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह विफल रहे। अंकित कपूर, चहक के चाचा, कई सालों पहले पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में ही शिफ्ट हो गए थे, जिसका कारण गिन्नी ही थी। वह जय के हादसे के बाद खुद को यहाँ नहीं रोक पा रही थी, इसलिए चहक की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने जिद करके अपने पापा से अमेरिका शिफ्ट होने के लिए कहा था कि वह यहाँ उनके साथ रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएगी। बेटी की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली, तो उन्होंने भी वहाँ का बिजनेस मिस्टर गिल, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर थे, उन्हें अपना शेयर सौंपकर अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए नई ब्रांच अमेरिका में खोलने का फैसला किया, जो कि उनकी मेहनत और लगन ने सही साबित भी किया। आज वह वहाँ के सफल बिजनेसमैन के रूप में उभर कर आए हैं। उनके पास आज की तारीख में बहुत धन है, जिनकी वारिस गिन्नी और चहक ही है। गिन्नी बीते सालों से वही रह रही थी और उसने उन लोगों को चहक के साथ हुई कोई भी बात से अवगत नहीं कराया था। जब जब वह उससे उस बारे में बात करते, तो गिन्नी कुछ न कुछ कहकर टाल देती, जिस वजह से वह फिर अपनी बिजनेस की दुनिया में खो जाते। चहक की चाची रागनी जी इन 5 सालों में काफ़ी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर से पूछते तो बस इतना ही कह देते कि सब ठीक है, इनके किसी भी टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। पर ना जाने क्यों वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई जा रही थी। शायद उन्हें कोई गहरा सदमा लगा था। यह बात मिस्टर कपूर की भी समझ से बाहर थी। उन्होंने उनसे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, आखिर क्या परेशानी है उन्हें, तो वह कुछ खास जवाब नहीं देती। वह उनकी देखभाल के लिए अपने ऑफिस के काम अब घर से ही करते थे और बचे हुए समय को रागनी जी के साथ ही बिताते, पर वह तब भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती। पता नहीं क्यों उन्होंने पिछले साल से इंडिया आने की रट लगा ली थी। वैसे आना तो मिस्टर कपूर भी चाहते थे इंडिया, पर यूं अचानक कारोबार छोड़कर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद चलने का आश्वासन दे दिया। चहक के हॉस्पिटल जाने से कुछ दिन पहले ही चहक के बारे में गिन्नी ने अपने पापा को बताया, जिसे सुनकर वह एकदम आश्चर्यचकित रह गए और गिन्नी को भी उन्होंने काफ़ी सुनाया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। गिन्नी, एक बार मुझसे कहती तो सही, मैं कोशिश करता, इससे चहक की ज़िंदगी दांव पर तो नहीं लगती, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वह इस हाल में है। गिन्नी, क्या जवाब दूंगा मैं भाई साहब को, मेरे भरोसे करके गए थे चहक को, पर चहक से भी मुझे यह उम्मीद कतई नहीं थी कि वह इतना बड़ा गलत कदम ऐसे उठा लेगी। उसे क्या ज़रूरत थी जैसे शादी करने की। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो। एक की गलती ने दूसरे की इतनी बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। आज मौत के मुंह में आ गई है।
मैं ही शायद तुम दोनों के साथ भरोसा नहीं कर पाया। इस बात से मिस्टर कपूर काफ़ी आहत हुए और उन्होंने जल्दी से जल्दी इंडिया आने का फैसला ले लिया। चहक अपने रूम में बैठी शून्य को निहार रही थी। सिद्धार्थ, गिन्नी, टीना और रवि एक साथ रूम में आए। हॉस्पिटल से आने के बाद वह रोज चहक से मिलने आते, पर चहक किसी से कोई खास बातचीत नहीं करती थी, जिसे देखकर सब दुखी हो जाते। पर उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, वह अपनी कोशिश जारी रखते। ऐसे ही आज जाकर चहक के आसपास बैठकर गिन्नी और सिद्धार्थ ने कॉलेज की बातें शुरू कर दिए, जिन्हें टीना और रवि काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे। पर चहक का मन तो बस एक को तलाश कर रहा था, पुलकित। पर उसने अभी तक अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। नोटिस तो वह भी कर रहे थे, पर वह भी क्या कर सकते थे। पुलकित ने उन्हें भी साफ मना किया था कि मेरे बारे में चहक से कोई नहीं बात करेगा। उस दिन पुलकित ने हॉस्पिटल से निकलने से पहले खुद से ही नहीं, बल्कि इन चारों के पास कॉल करके उनसे इस बात का प्रॉमिस ले लिया था। सब अपने हाथ बांधे खड़े थे। अगर इंतजार था तो बस चहक का, एक बार उनके सामने पुलकित का नाम लेना। पर चहक कुछ सोचकर पुलकित का नाम नहीं लेती थी। पता नहीं वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देखते ही देखते हियरिंग का दिन भी आ गया। चहक के पास आज उसके साथ सब है, उसका परिवार, उसके दोस्त। पर अगर कोई नहीं है तो वह है पुलकित। वैसे उसके दिल में आज फिर से एक उम्मीद की किरण जगी थी। आज उसे पूरा यकीन था कि पुलकित मुझसे जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह आज ना आए। आज फाइनली वह मेरे सामने होगा। वैसे आज उसे पुलकित से मिले हुए 1 महीने हो गए थे, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कितनी सदियां बीत गई हो। कोर्ट के लिए निकलने से पहले जब उसे शंकर लेने पहुंचा तो अंतिम बार पुलकित के साथ हुई कहासुनी याद आ गई। एक तरफ यह बात उसे सही भी लग रही थी कि पुलकित अगर उससे दूरी बना रहा है तो ठीक ही है। कम से कम कोई तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और शायद वह खुश भी रह पाए। पर सब जानते हुए भी उसका दिल कमजोर पड़ रहा था। थोड़ी देर में चहक को शंकर ने लेडीज कांस्टेबल से अंदर ले जाने के लिए कहा। चहक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सब सामने बैठे हुए थे। दोनों तरफ के वकील अपने अपने पेश कर रहे थे। गवाहों ने बारी बारी आकर अपनी गवाही दी, जिसमें सिद्धार्थ, गिन्नी और लक्ष्मी थी और कुछ कुछ लोग भी शामिल थे। दोनों तरफ से एविडेंस बारी बारी प्रस्तुत किए जाने लगे। चौधरी साहब का वकील जानबूझकर चहक को उलझाने के लिए अटपटे सवाल कर रहा था, पर चहक का वकील पहले ही उसे तैयार कर चुका था, जिस वजह से चहक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ डटकर जवाब दिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद सवाल जवाब की प्रक्रिया खत्म हुई और चहक काफ़ी थक गई थी। चहक तो अभी भी कोर्ट रूम के दरवाजे पर ही नजर गड़ाए बैठी हुई थी, पुलकित के इंतजार में। तभी जज ने अपनी कलम उठाते हुए बोलना शुरू किया। सारे एविडेंस को देखते हुए यह साफ है कि खून चहक ने ही किया है। यह सब सुनते ही चौधरी साहब खुश होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। वह यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया, सिवाय चहक के। वह तो इस फैसले से पहले ही वाकिफ थी, सजा तो उसे मिलेगी ही। जज साहब ने आगे कहा, क्योंकि खून चहक ने ऐसी अवस्था में किया है जिसमें वह होश में नहीं थी। ड्रग सेवन की लत जो जय के द्वारा ही लगाई गई, उस पर ही भारी पड़ी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।